कि क्या ये बताइए असरदार सरदार जी कि एक माँ जिन्होंने 1 मिनट पहले एक बच्चे को जन्म दिया और बोल रही है कि इसका गला घोट कर मैं इसको मार देनी चाहती हूँ, मार सकती है? आप बताइए सब लोग, क्यों नहीं मार सकती? उसी का बच्चा 1 मिनट पहले उसी ने जन्म दिया। संविधान ने, बाबा साहब ने क्या क्या अधिकार दिए वो मैं बताना चाहता हूं। वो बच्चा जो पैदा हो रहा है उसी मोमेंट में बाबा साहब ने उस बच्चे को जीने का अधिकार, उसकी मां भी, दूसरे तो छोड़ो, उसकी मां भी उसको, फिर उसके बच्चे का लालन पालन करने का मामला आया तो लालन पालन के लिए भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में व्यवस्था की। जच्चा बच्चा कोई है ना, जच्चा बच्चा वाली कुछ व्यवस्था है कि नहीं है? तो फिर बाबा साहब ने व्यवस्था की कि भाई इसको अभी पैदा हुआ मेरे देश में ये पैदा हुआ तो उसकी भी व्यवस्था की कि भाई इसको तो, इसका तो लालन पालन होना, उसकी व्यवस्था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। जब बच्चा 6 साल का हुआ तो बोला ये मेरा समाज जो है इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसको पढ़ाने लिखाने के लिए तो इसके पास पैसा है ही नहीं, तो फिर उसकी व्यवस्था की। बोला इसको 6 साल से 14 साल तक इसको कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन, मतलब पैदा होता उसको जिंदा रहने की व्यवस्था दी, उसका लालन पालन की व्यवस्था की और फिर आगे उसके पढ़ने की। फिर देखा कि भाई ये बच्चा अभी 10वीं कक्षा जाएगा तो 10वीं कक्षा से तो अभी इसको कुछ मिलना वाला तो है ही नहीं, तो बोला इसको हायर एजुकेशन मिलना चाहिए। फिर व्यवस्था की डायरेक्ट, क्या किया? स्कॉलरशिप। कहां से पैदा होने से कहां तक व्यवस्था की मैं समझा रहा हूं। पैदा होता तो जिंदा रहने के लिए व्यवस्था की, लालन पालन की व्यवस्था की, फिर उसके बाद में उसकी हायर एजुकेशन की व्यवस्था की। फिर लगा क्योंकि उसके बाप के पास तो पैसा था नहीं उसका हायर एजुकेशन देने के लिए, तो उसकी व्यवस्था की। फिर लगा कि भाई इसकी व्यवस्था की, हो गया ग्रेजुएट अभी, लेकिन इसके घर में पैसा कैसे जाएगा? ग्रेजुएट होने से तो पैसा नहीं जाता। फिर व्यवस्था की। फिर क्या व्यवस्था की? फिर रिजर्वेशन दिया, इसकी व्यवस्था की। उसकी व्यवस्था की इसके घर में पैसा जाने के लिए, इसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक होने के लिए, उसके लिए फिर व्यवस्था की और उसको रिजर्वेशन दिया, नौकरी दी। और नौकरी कितने साल के लिए दी? 58 या 60, मतलब 60 साल तक हर महीने उसके घर में पैसा जाने की व्यवस्था बाबा साहब ने किया उस बच्चे के लिए, या नहीं किया? फिर वो व्यवस्था की। अब 60 साल हो गया, फिर क्या होता है? रिटायर होता है। फिर लगा बाबा साहब को कि ये रिटायर हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा, ये कमजोर होगा तो काम नहीं कर पाएगा, इसकी खाने की परेशानियां बढ़ जाएगी। तो फिर क्या किया? उसकी पेंशन की भी व्यवस्था की। कब तक की पेंशन की व्यवस्था? मरने तक। कहां कहां व्यवस्था किया? मतलब पैदा हुआ वहां से उसकी व्यवस्था कहां तक किया? मरने तक। और फिर बहुत बार अभी हमारे भी लड़के और यहाँ देश के, अपने देश के लड़के विदेशों में जाते हैं। जब विदेशों में जाते हैं तो लड़का विदेश में है और बाप यहां मर गया। ऐसा होता है कि नहीं? होता है मेरा ख्याल है। बच्चा खूब होता है, बच्चा विदेश में है, बाप देश में मर गया है, तो फिर उसका क्रियाक्रम कौन करेगा? तो उसकी भी व्यवस्था की। म्युनिसिपालिटी को बोला, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोला कि इसको उठा के इसकी जो क्रियाक्रम की व्यवस्था की। मतलब बाबा साहब जिस भारत के संविधान की हम बात कर रहे हैं, ये भारत के संविधान को बचाएंगे और लागू करने की जो बात हम क्यों कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि बाबा साहब ने हमें पैदा होने से मरने तक और क्रियाक्रम की व्यवस्था होने तक की हमारी व्यवस्था की है। तो इसलिए इसको बचाना जरूरी नहीं है। तो इतना ज्यादा और भी बहुत कुछ किया बाबा साहब ने, वो बताने के लिए अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हमारे लिए किया बाबा साहब ने। और इसलिए ये जो अधिकार दिए हैं, इस अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमें इस पार्टी की जरूरत है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी पिछले 70 साल से, और बाबा साहब ने ये कहा
कि जब तक जाति है, भले ही मैंने भारत के संविधान में ये व्यवस्था की, लेकिन ये अधिकार आपको मिलने वाले नहीं है। ये उन्होंने कहा, और सच्चाई आज ये है कि 72 साल के बाद भी हमें ये अधिकार पूर्ण रूप से बराबरी के नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब ने जो कहा था वो, और इसलिए कास्ट जब तक है परेशानी बनी रहेगी। इसलिए कास्ट को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, और कास्ट एक आइडेंटिटी है, और कास्ट आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करना है तो अल्टरनेटिव आइडेंटिटी पर काम करना पड़ेगा। और वो जो अल्टरनेटिव आइडेंटिटी है, जो हमने, हमारे पुरखों ने हमें कहा है, स्पेशली फुले साहब का आंदोलन हम जब चला रहे तो फुले साहब ने हमें ये आइडेंटिटी दी कि हम इस देश के मूल निवासी है। तो ये आइडेंटिटी जब तक हम अडॉप्ट नहीं करते और इसका समाज जीवन में प्रचार प्रसार नहीं करते, और प्रचार प्रसार करने के बाद समाज का हर व्यक्ति खुद को मूल निवासी का जीवन नहीं जीता। अभी कैसा जीता है? जाति का जीता है। जाति बनाया ब्राह्मणों ने, हमारे हित में बनाया, उनके हित में बनाया। जो चीज हमारे हित में नहीं है, जो उनके हित में है, वो हमारे हित में नहीं है। मैं कई बार ये एग्जाम्पल भी देते रहा हूं, वो एग्जाम्पल देके मैं खत्म करूंगा, अभी 2-3 मिनट मेरे पास है। ये घर में सुबह महिलाएं उठती है तो सबसे पहले कौन सा काम करती है? हाँ, झाड़ू लगाती है। और झाड़ू लगाती है और कूड़ा निकलता है, जयराम प्रसाद जी, कूड़ा निकलता है तो घर में ही रखती है, घर में रखती है, बाहर फेंकती। क्यों? ऐसा क्यों करती है? बाहर क्यों फेंक देती है? गंदा है, मतलब उसकी जो मेहनत है, फिर पानी उसके ऊपर फिर जाएगा, फिर घर गंदा हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि ये जाति जो बनाई, क्या हमें जो जातियां दी है, इससे हम सम्मानित होते हैं या अपमानित होते हैं? तो ये कूड़े जैसी चीज नहीं है, उससे भी बुरी है, उससे भी ज्यादा बुरी है, बोल रहे हैं उससे ज्यादा बुरी है। तो हमारी अनपढ़ महिलाओं को ये समझ में आ रहा है कि कूड़ा घर के बाहर, और हम क्या कर रहे हैं? और जाति को पकड़ के रख रहे। तो महिलाओं को, अनपढ़ महिलाओं की समझ में बात आ रही है, लेकिन ये जो पढ़ा लिखा, जो हमारा समाज जिसको कहते हैं, जिससे हम अपमानित होते हैं, उसको वो पकड़ के रख रहा है और ऐसे ही जिंदगी जी रहा है। तो इसलिए ये परेशानी। तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? जाति को कूड़े से भी गंदी है तो इसको हकाल के, निकाल के फेंक देना, और मूल निवासी की जिंदगी। अब हमारा क्या काम है? यही हमारा काम है। बाबा साहब ने भी हमें यही कहा, पॉलिटिकल पार्टी के ऑब्जेक्टिव लिखते हुए कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना ही नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव है अपने समाज में उनके अधिकारों के लिए उसको जागरूक करना। ये लिखा है, जागरूक करना एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है। इसलिए वो काम हमें करना चाहिए, और वो जितना हम जागरूक करेंगे, पॉलिटिकल पावर हमारे लोगों के हाथ में जरूर आएगा। जिस अनुपात में हम जागरूक करेंगे, उस अनुपात में हमारे समाज के पास पॉलिटिकल पावर डेफिनेटली आएगा, और आप सभी लोगों ने ये करना चाहिए। अब एक लास्ट उदाहरण देके मैं खत्म करता हूं, जो जगह जगह मैंने दिया हूं। एक आदमी, यंग लड़का, मेरा ख्याल आप चलेगा ना यादव जी, सुनील जी, वैसे आप भी बुजुर्ग हो गए, लेकिन एक यंग लड़का, अभी इसको साहू को भी नहीं बोल सकता कि तू भी यंग लड़का है। हाँ, वो कौन श्रीकांत है? आई डू नॉट नो। हाँ, श्रीकांत, हाँ, बैठो बेटा, अभी समझ गया। ये श्रीकांत एक लड़का है, लखनऊ से निकला वाराणसी जाने के लिए मोटरसाइकिल, और थोड़ा दूर सामने गया तो 2 रोड आए, और 2 रोड आए तो वहां एक बुजुर्ग बैठा था, चोपड़ा साहब जैसा। तो उसको पूछा कि ये वाराणसी जाने वाला रास्ता कौन सा है? तो उसने बोला ये भी रास्ता जाता है और ये भी रास्ता जाता है,
लेकिन ये रास्ता जो है लंबा है, इस रास्ते से जाओगे तो आप पहुंच जाओगे, मतलब कोई समस्या। ये रास्ता जो है ये शॉर्ट है, लेकिन इस रास्ते से जाओगे तो मैं आपको भरोसा नहीं दे सकता कि आप सुखरूप या सेफ पहुंच जाओगे या नहीं पहुंचोगे। घर वालों ने टेलीफोन किया वाराणसी में, पूछा लड़का पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो लड़का नहीं पहुंचा। फिर बाद में पता चला कि वो लड़का जो है उसका मर्डर हो गया करके। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, इसके लिए वो लड़का जिम्मेवार है? क्या नाम बोला था? श्रीकांत। इसके लिए श्रीकांत जिम्मेवार है या चोपड़ा साहब? आप जिम्मेवार हैं? मेरा ख्याल है चोपड़ा साहब ने या तो मेरी बात को बराबर सुना नहीं। दो ऑप्शन थे, तो वो जो गलत ऑप्शन से गया, वो गलत ऑप्शन से गया, तो उसके लिए चोपड़ा साहब कैसे जिम्मेदार है? चोपड़ा साहब गलत बोल रहे हैं, वो लड़का जिम्मेदार है कि उसने गलत रास्ते में जाने का निर्णय। चोपड़ा साहब तो जिम्मेवार नहीं है ना। तो हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने समाज को समझाने का काम कर रहे हैं। फुले साहब ने अपने समाज को समझाने का काम किया, बाबा साहब ने अपने समाज को समझाने का काम किया कि उनकी भलाई कायम है। जो हम लोगों के समझ में आई तो हम लोग भी ये अपना काम कर रहे हैं। और अगर हमारा समाज इसके बावजूद नहीं समझता तो जिम्मेवार हमारी पॉलिटिकल पार्टी है या समाज के वो लोग जो समझना नहीं चाहते, तो उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं है ना। इसलिए हम अपना काम करते रहना चाहिए और अपना काम करते हुए इस समाज को अल्टीमेटली पॉलिटिकल पावर कैप्चर करके देना चाहिए। ये हमारा काम है। उससे हम, क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो है दैट ब्रिंग्स अबाउट द स्वीपिंग चेंजेस इन द सोसाइटी, अदरवाइज तो कर ही रहे हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल पावर कैप्चर होने से यू ब्रिंग अबाउट द स्वीपिंग चेंजेस इन द सोसाइटी। और पॉलिटिकल पावर का इंपॉर्टेंस समझाते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2 दिन में बीजेपी की सरकार ने 2 दिन में ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दिया और 2 दिन में पास किया। अगर उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होता, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब भी उन्होंने किया। बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पावर दे कुड डू इट। तो पॉलिटिकल पावर का इंपॉर्टेंस हमारे समाज ने समझना चाहिए। और जिस दिन हम पॉलिटिकल पावर कैप्चर करेंगे, ये सब चीजें जो हमारे संविधान में हमारे लिए वो हमें मिल जाएगी। इसके लिए इस पॉलिटिकल पार्टी का मैसेज आपके राज्य में पहुंचना चाहिए। और जो भिन्न भिन्न राज्यों से कार्य करता है, उन्होंने भी अपने अपने राज्यों में इसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय मुर्लिया।